वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हाँ बच्चों, किसी के पास कोई डाउट है? यस सर, एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर जैसे जब मैंने पिछली बार ना सर से पूछा था कि बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट लगता है, तो उन्होंने बताया था कि कार्बन सिंस sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसलिए माइनस आई लगता है। सर तो जो भी हमारे पास कार्बन sp2 हो या फिर sp हाइब्रिडाइज हो, वो सारे के सारे माइनस आई लगाते हैं? नहीं नहीं बच्चे, जरूरी नहीं है। देखना, जो तुम कहना चाह रहे हो उसको मैं ऐसे समझाता हूँ, इसे मैं बाद में इरेज कर दूंगा। मेरे पास ये बेंजीन रिंग का किसी दूसरे पर इफेक्ट लगेगा ना? यस सर। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं मेरे पास ये CH2 है जिससे हेलोजन जुड़ा है, ठीक है? और दूसरा मेरे पास है साइक्लोहेक्साइल रिंग है, CH2 है जिससे हेलोजन जुड़ा है। अब इस कार्बन के लिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है ना? यस सर। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यस सर। और यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। तो यहां पर हम देख रहे हैं परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 33%, और इसका परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 25%। यहां पर 25% और 25%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा यहां पर इस वाले केस में? नहीं सर। नहीं होगा। तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा। नो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है? यहां पर माइनस आई काम करेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको फिनाइल रिंग को CH डबल बॉन्ड CHX इससे जोड़ दूं तब क्या देखेंगे? सर तब भी कोई माइनस आई नहीं लगेगा। बच्चे यहां पर देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, ये भी sp2 है। चार्ज डेंसिटी बेंजीन के बाहर आ जाएगी, शिफ्ट होगी। बच्चे कहाँ आएगी वो एक अलग चीज है, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, माइनस, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर बराबर है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। नो सर। नो सर। तो ये डिपेंड करेगा कि दूसरा जो एटम जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन क्या है या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है माइनस आई इफेक्ट के लिए। सर तो प्लस आई भी नहीं लगेगा जो बच्चे साइक्लोहेक्सेन वाला सीन। बच्चे एक सीधी सी बात समझो, एक सीधी सी बात समझो, माइनस आई और प्लस आई जो भी है, प्लस माइनस आई, ये ऑपरेट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही तो हो रहे हैं। यस सर। अब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो तभी तो होंगे जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इसे C1 C2 कह दें, तो x1 और x2 में रिलेशन क्या मिलेगा? x1 विल बी ग्रेटर देन x2 होना चाहिए या नहीं? यस सर। अदरवाइज नहीं होगा। सर बच्चे, सर ये अल्काइल हैलाइड के लिए आइसोमेरिज्म जरूरी है माना? एल्काइल हैलाइड के लिए आइसोमेरिज्म बच्चे अगर कंपटीशन में के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन, जैसे मैंने 11th में आइसोमेरिज्म नहीं करा तो उससे मैं पूछ। अरे बाप रे, 11th का आइसोमेरिज्म नहीं करा? अच्छा बच्चे, थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, थोड़ी क्या अच्छी खासी दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका मैं मोनोक्लोरिनेशन करता हूं। अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिलेंगे, ये बताना है। प्रशांत सर, आप टेक टीम से बोल देंगे क्या कि इस मीटिंग की लिंक चैट बॉक्स में डाल दें अभी? हाँ बच्चे, अभी मैं बोल देता हूँ। हरीश,
हरीश क्लास अभी हो अवेलेबल नहीं? चलो अभी मैं बोल देता हूँ। हेलो, हाँ हरीश, ये ना बच्चे कह रहे हैं चैट में इसका जो लिंक है ना वो चैट बॉक्स में मांग रहे हैं। ये इनवाइट है, इसको कॉपी कर लेना और चैट में जाके पेस्ट कर लेना। हाँ बच्चों, सर आंसर आएगा। बच्चे डाउट ग्रुप भी बना लूंगा अमन, थोड़ा वेट करो, ये काम सारा टेक टीम का है, मैं उसको बोलूंगा, उनको बोल दूंगा आज या कल में कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बना ले। बच्चों डाउट ग्रुप में बहुत सारे डाउट में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि और भी क्लासेस होती हैं, लेकिन यहाँ ये है डाउट ग्रुप का एक फायदा हो जाएगा, आपके डाउट मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, जब मैं क्लास लूंगा तब आपके डाउट को डिस्कस कर पाऊंगा। चलो एनीवे, अगर हम बात करते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन का 6। अब देखो C 2 मिथाइल ब्यूटेन H3 H2 H3। अब इसमें कितने बनेंगे देखना, 1 2 3 4। अब 1 पर, और इसे 1 डैश मार्क कर देता हूं। 1 और 1 डैश इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, बात एक ही है ना। 1 और 1 डैश सेम है या नहीं बच्चों? सेम है सर। सेम है, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास इस पर 1 पर एक क्लोरीन लग गया या 1 डैश पर क्लोरीन लग गया, एक ही बात है। एक आइसोमर बन गया, 2 आइसोमर बन गए, एक ही बना है सर। क्यों बच्चे, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो जाएगा अब? अच्छा, वो दूसरे केस में ले लिया था मैंने, ठीक है सर। ठीक है, 2 आइसोमर तो इसमें हो जाएंगे। दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर जुड़ेगा Cl, इसका एक आइसोमर ये हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, एक कायरल कार्बन ये हो जाएगा, 2 आइसोमर ये हो जाएंगे, और एक ये लास्ट कार्बन से जुड़ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे बच्चों? 6 बनेंगे। यस सर प्राइवेट का मतलब। अच्छा बच्चों, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th में आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा था? सर मैंने भी। तब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th में आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं बच्चों, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास करके 1-2 एक्स्ट्रा क्लास करेंगे और आइसोमेरिज्म को भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं तुमसे लास्ट क्लास में भी कह रहा था, अभी भी कहूंगा बच्चों, माइक बंद करो, आगरा सेंटर। हाँ बच्चों, मैं लास्ट क्लास में भी आपसे एक बात कह रहा था, अभी भी कहूंगा, कुछ चीजें हम समझेंगे, कुछ चीजें याद करेंगे और कुछ चीजें टेम्परेरीली समझ लेंगे, बाद में हम उनको कोशिश करेंगे, जब भी मौका मिलेगा हम उन्हें करके देखेंगे, समझेंगे। याद जरूर करना है बच्चों, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस का मतलब लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है बच्चों। चलो, अब बच्चों एल्काइल हैलाइड में हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। पहला एल्केन से हमने हेलो डेरिवेटिव बनाना सीख लिया था वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर हम RI बनाते हैं, मींस आयोडो डेरिवेटिव बनाते हैं, तो आयोडीनेशन के लिए यूजिंग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लाइक HiO3 और HgO। इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे, एल्केन से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, क्या हम एल्कीन और एल्काइन से बना सकते हैं? इसको डिस्कस नहीं किया था ना बच्चों? सर ये स्टार्ट हो गया था। एल्कीन से किया था। हेलोजन एसिड वाला एल्कीन से किया था। एल्कीन को बच्चों, कुछ बच्चों का रह गया है, उनको मैं दोबारा एल्कीन से ही शुरू कर रहा हूं, कवर हो जाएगा।
सर अभी आपने कुछ पढ़ाया है क्या? क्या बच्चे? नहीं बच्चे, अभी पढ़ाना शुरू किया है बस। मैं उस प्रीवियस क्लास में जो चीज डिस्कस हुई थी उसी के बारे में बात कर रहा था। चलो, मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है, जो कि कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो होती हैं जिनको हम बच्चों दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। मींस एक कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं होते। अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन एटम्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स ऑफ डबल बॉन्ड, उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? अनसिमेट्रिकल एल्कीन कह रहे हैं। सर जो 19 को टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है? बच्चे 19 को जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड स्टेट होगा और जीओसी सेकंड होगा। सोनाली बच्चों, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, वही सिलेबस रहेगा। ठीक है। चलो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में बच्चों अगर मैं HX का एडिशन कराता हूं, HX क्या है? हेलो एसिड। हेलो एसिड डिसोसिएट होगा H आयन प्लस X नेगेटिव आयन। अब अगर मैं इस एल्कीन की बात करता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा CH3C CH2 और इस कार्बन पर एक p ऑर्बिटल इस कार्बन के एक p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि इस कार्बन इन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी। क्यों बच्चों, कहा जा सकता है? यस सर। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो वो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा या X माइनस को अट्रैक्ट करेगा बच्चों? H प्लस को। H प्लस। तो यहां पर CH3CH। अब किसी एक कार्बन पर H प्लस जुड़ेगा, दूसरे पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसे कह सकता हूं बच्चों में? जरा देखना, CH3C डबल बॉन्ड CH2 है, H प्लस आया। अब इसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो रहा है? या तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास आ जाए और इधर नेगेटिव आ जाए, या हो सकता है CH3CH बॉन्ड CH2 नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों? जहां तो पर सेकंड वाली। कार्बन 2 डिग्री है, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है और कार्बेनाइन 1 डिग्री है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर। तो इस केस में H प्लस कहां अटैक करेगा? 1 डिग्री कार्बन पर या 2 डिग्री कार्बन पर? 1 डिग्री कार्बन पर। तो मैं ये कह सकता, हाँ बिल्कुल बच्चे, 1 डिग्री कार्बन पर करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं CH बॉन्ड CH2, यहां पर H प्लस जुड़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा या नहीं? यस सर। अगर यहाँ H प्लस जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज के यहाँ डेवलप होते ही X नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहां पर X नेगेटिव वहां पहुंच जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। CH3 CHX CH3 ये बन जाएगा। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? हेलोजन एक हेलोजन उस कार्बन पर जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं बच्चों? दिस इज मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में
हाइड्रोजन का एडिशन उस कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर है बच्चों? यस Yes. सर। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? सर ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन उस कार्बन पर हो रहा है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएंगे अच्छा। जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। यस सर। ठीक है बच्चे? बच्चे वॉइस बहुत नॉइस आ रही है। सर नहीं, यहाँ से नहीं आ रही सर, मैंने माइक बंद कर रखा। अच्छा, जिसकी तरफ से भी बच्चों नॉइस आ रही है वो थोड़ा सा ध्यान दो कि डिस्टरबेंस ना हो बच्चों। चलो अब क्या देखते हैं, कहाँ गए? सर सिमेट्रिक एल्कीन के केस में भी यही सेम चीज होगा? क्या बच्चे? सर सिमेट्रिक एल्कीन के केस में भी यही सेम चीज होगा? सिमेट्रिकल मार्कोनिकोव। अब बच्चे सिमेट्रिकल का देख लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मेरे पास बच्चों सिमेट्रिकल एल्कीन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें हाइड्रोजन किसी पर भी जा सकता है ना? यस सर। तो यहां पर अगर मैं HX का एडिशन कराता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाए और हेलोजन दूसरे कार्बन पर जाए, एक ही बात बनेगी, सेम प्रोडक्ट बनेगा। हाँ सर। तो सिमेट्रिकल एल्कीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्कोनिकॉव रूल किस पर अप्लाई होता है बच्चों? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर। पहली तो बच्चों मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, मार्कोनिकॉव एडिशन applies for alkenes। हाँ बच्चों, सर कल आपने जो मतलब पिछली क्लास में जो मैकेनिज्म करवाया था मार्कोनिकॉव से था? हाँ बच्चे मार्कोनिकॉव से ही था। ठीक है। ठीक है, चलो अब बच्चों दूसरा केस देखते हैं। अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 है, एल्कीन ही है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके ऊपर मैं HBr की रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा बच्चों प्रोडक्ट? एंटी मार्कोनिकोव। क्या बच्चे? एंटी मार्कोनिकोव। प्रोडक्ट विल बी CH3 CHBr CH3 और CH2 CH2Br। सर फर्स्ट वन मेजर होगा। पहला वाला मेजर मेजर और सेकंड वन माइनर। यस सेकंड वन। बच्चों आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में ना पता हो? बच्चों आप में से सभी ने कार्बोकैटायन और उनकी स्टेबिलिटी या रीअरेंजमेंट पढ़ा हुआ है कार्बोकैटायन का? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं? हाँ बच्चे, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ा है ना सभी ने? यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ पर HBr है और कुछ तो नहीं लिया है अभी साथ में, और कुछ नहीं लिया है ना? नो सर। यहाँ पर तो मैंने कुछ भी मार्क नहीं कर रखा है ना कि कुछ और भी साथ में ले रहे हैं। लेकिन अभी बच्चे वहां पर आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ बच्चे, एक एक करके। अब मैं कह रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैं ले रहा हूं बच्चों HBr के साथ परऑक्साइड। तब बच्चों क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2Br वुड बी मेजर प्रोडक्ट। कौन क्या हो जाएगा बच्चों? अब जो है पहले वाले केस में जो माइनर प्रोडक्ट था, अब क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अब बच्चों इस परऑक्साइड के बारे में मैं कहता हूं तो अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी? वेरी गुड। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
और बच्चों अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसके लिए? और कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। क्या देख रहे हैं? HBr सबसे पहले पेरोक्साइड क्या देगा बच्चों? एक रेडिकल देगा। ये रेडिकल को बच्चों में आर से नहीं, रेडिकल को आई डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों अपनी कन्वेंस के लिए। आई डॉट जब HBr के पास आएगा तो H रेडिकल लेगा या Br रेडिकल लेगा? Br। बच्चों H रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या Br रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? Br रेडिकल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये सॉल्यूशन में बच जाएगा, ये कंज्यूम कर लिया जाएगा। भाई जो स्टेबल है वो तो बच जाएगा, जो अनस्टेबल है वो कंज्यूम हो जाएगा। यही तो होगा, वो पहले रिएक्ट कर जाएगा, तो इसमें से H रेडिकल चला जाएगा। सर क्यों ज्यादा स्टेबल? बच्चे H रेडिकल देखना, सोचो छोटा बहुत है, इस पर चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि कहाँ है? न्यूक्लियस के बहुत पास में है। तो स्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा? हाईली स्टेबल हो। बच्चे एक बात सोचो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है और एक न्यूक्लियस को अपना मतलब इसे एटम को अपना एक ड्यूप्लेट पूरा करना है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में पास में ही बैठा है। जरा सोचना, ये वाला केस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचना है इस जगह पर। इसमें आसान है, या साइज बड़ा हो जाए तब न्यूक्लियस जल्दी आसानी से खींच पाएगा। सर इस केस में खींचना ज्यादा आसान है। इस केस में तो ये हाईली रिएक्टिव होगा या हाईली स्टेबल होगा? सर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव ही तो होगा। बच्चों तुम में से कौन कह रहा है ये स्टेबल होगा? बच्चों एक चीज बताओ, अगर आप किचन में मम्मी के पास खड़े हो और आपके पास में मम्मी ने कोई अच्छी खाने की चीज रखी हुई है, क्या करोगे? छोड़कर दूसरे रूम में चले जाओगे या एक मौका मारते ही एक पीस गायब कर दोगे? सर मौका मार। तो बच्चों तुम्हें जो टाइम चाहिए वो ज्यादा चाहिए कम चाहिए? बहुत शॉर्ट टाइम में तुम ये एक्शन करोगे ना? यस तो जब चीजें पास में होंगी तो अटैक करने के लिए चांसेस के लिए टाइम ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए। और टाइम कम चाहिए तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या रिएक्टिविटी कम होगी? H रेडिकल हाईली रिएक्टिव होगा। यस तो अगर ये नेगेटिविटी से समझ सकते हैं इसे कि बच्चे बीआर पे बच्चे Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, Br की थोड़ी ज्यादा ही होती है। यस सर तभी कह रहा हूँ। तो Br की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा ज्यादा देर तक H देने की। नहीं बच्चे ये सोचो ना, अगर Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा ना। हाँ ऐसा भी सोच सकते हैं सर। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा तो वो तो अनस्टेबल हो गया, मुझे तो कहीं से दूसरे से छीनना है। तो चलिए ऑप्टेट हो सकता है बस। ठीक है, तो H रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है। H रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव बच्चों, H रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव है, H प्लस ज्यादा रिएक्टिव है। H जो है बहुत नोटोरियस है, बहुत जितने छोटे हैं उतने खोटे, ऐसे समझ लो। जितने छोटे उतने खोटे, जो छोटा है वो ज्यादा तेजी से अटैक करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा तेजी से भागेगा। ओके सर ठीक है। अच्छा H, इसमें से H रेडिकल ले लिया, HI बना लिया, इंडिकेटर है ये बच्चों। ये रेडिकल को मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
एच आई मत समझना यार, ये सर इसका सिंबल अलग कर दो सर। सिंबल अलग कर देता हूँ बच्चों, इसको मैं पी से मार्क कर देता हूँ, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। सर आर से कर दीजिए। बच्चे आर से एल्काइल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों हमें, यहाँ पर क्या मिल गया, एच पी रेडिकल के साथ जुड़ गया, और बी आर रेडिकल फ्री हो गया। अब ये बी आर रेडिकल किस कार्बन पर जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सर पहले तो दोनों फर्स्ट पे जाएगा। फर्स्ट पे जाएगा, तो Yes, दो sir. चांसेस हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल, दो चांसेस बनते हैं, CH3 CH CH2 Br, CH3 CH Br CH2। यहाँ ये 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ ये 1 डिग्री बन रहा है फ्री रेडिकल। कौन सा बनना पसंद करेगा, 2 डिग्री का। 2 डिग्री। अब 2 डिग्री H प्लस लेगा HBr से, 2 डिग्री क्या करेगा बच्चों, H प्लस लेगा HBr से। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ बच्चे, ये 2 डिग्री वाला बनेगा, ये मेजर हो जाएगा ना बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, मेजर हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है। यस सर क्लियर है। अच्छा, अब ये जो 2 डिग्री बना, CH2 CH CH2 Br, अब HBr से फिर किसको ले लेगा, H रेडिकल को ले लेगा, CH3 CH2 CH2 Br। हाइड्रोजन किस कार्बन पर जुड़ा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा थे या जिस पर हाइड्रोजन कम थे डबल बॉन्डेड सिस्टम में, देखो जिस पर कम थे। यस भाई, सर कम थे। सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, फर्स्ट पर 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट देखते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पर हाइड्रोजन कम थे वहां जुड़ा है, तो ये मार्कोनिकॉफ हो गया या मार्कोनिकॉफ का अपोजिट हो गया, मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट अपोजिट है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr कौन सा शो इफेक्ट शो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं पेरोक्साइड खराश या खराश इफेक्ट। सर एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब रिपीट कर दो। बच्चे मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यही कहता है ना। यस सर। अब मार्कोनिकॉफ का एंटी कर दो, उल्टा कर दो, तो हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कहां जाएगा, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है। यदि कोई भी HX को पेरोक्साइड के साथ डालेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। बच्चे दिस एंटी मार्कोनिकॉफ इज एप्लीकेबल फॉर HBr ओनली। क्या कह रहा हूं बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ्स इफेक्ट और रूल is applicable for HBr only। बच्चों ये नोट करके लिख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और बच्चों ये वाला पार्ट है तो वैसे 11th का, मुझे यहाँ इसलिए बताना पड़ रहा है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएंगे। सर लास्ट सेकंड स्टेप सर समझ में नहीं आया सर, ग्रीन वाला कौन सा वाला बच्चे, लास्ट पेज में था ये वाला स्टेप। यस सर। बच्चे अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है ना। नो सर। चलो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जरा ध्यान देना।
Cl bond Cl. Cl bond is polar or non-polar in nature? Non-polar है. अच्छा, क्या इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो सकती है? Oh yes sir. Yes. Yes sir. कब इंड्यूस होगी बच्चों? जब इसके वो सॉल्यूशन में हो क्या बच्चे हैं? इसको वाटर में डालेंगे, मींस कोई पोलर मॉलिक्यूल पास में लेकर आएंगे में आएगा तो, या फिर मैं ये कह सकता हूं इस मॉलिक्यूल के पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के या नॉन पोलर बॉन्ड के पास अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूं, आइदर पार्शियल और कंप्लीट, तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक साइड शिफ्ट हो जाएगी. यस सर. अच्छा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट सामने आएगा वो ये आएगा कि इस क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा या नहीं? यस सर. तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये बॉन्ड जो नॉन पोलर था पोलर हो गया. यस सर. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से हटा दिया जाए तो ये बॉन्ड क्या पोलर बना रहेगा या फिर से नॉन पोलर हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा. नॉन पोलर हो जाएगा. उल्टा नहीं. तो मैं ये कह रहा हूँ रिएक्शन कंडीशंस में, बच्चों जरा ध्यान देना, रिएक्शन कंडीशंस में जब कोई रिएजेंट पास में आए और किसी बॉन्ड को जो कि कैसा है नॉन पोलर, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर दे, कौन सा इफेक्ट का नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. कब होगा? जब रिएक्शन कराएंगे, कोई भी रिएजेंट हमारा पास में आएगा. ठीक है. यस सर. अब अगर ये यहां पर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है. यस सर. और अगर मैं यहाँ पर Cl बॉन्ड Cl के पास में कोई न्यूक्लियोफाइल ले आता, तब क्या होता? इधर डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव और इधर डेल्टा नेगेटिव डेवलप हो जाता. बिल्कुल सर. बात समझ में आ गई? तो ये बॉन्ड में पोलैरिटी आ रही है, सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिस्टम से बाहर की तरफ आ रहे हैं. यही तो हो रहा है, सिस्टम से बाहर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं, सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन धक्का दे दिया जा रहा है. यही हो रहा है ना? यस सर. इसी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कह देंगे. अब जरा समझना, मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं डबल बॉन्डेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी? यस सर. तो ये कह रहा हूं डबल बॉन्डेड सिस्टम हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अगर इसके पास HBr आया, तो पहले तो ये बताओ HBr अगर आएगा तो HBr के किस पार्ट को ये अपनी तरफ रखना पसंद करेगा? पॉजिटिव पार्ट को या नेगेटिव पार्ट को? क्या पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कह सकता हूं या Br नेगेटिव H+ कहूंगा बच्चों? यस बच्चों ये बॉन्ड कैसा है? HBr कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में शिफ्टिंग होगी तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा. अब ये पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी एक तरफ अट्रैक्ट कर देगा, कंसंट्रेट कराएगा. इधर डेल्टा नेगेटिव बन गया, इधर डेल्टा पॉजिटिव बन गया. पोलैरिटी फर्दर इंड्यूस हो गई ना, बढ़ गई ना. जब ये H+ यहां से मैं इसको अलग कर देता हूं, ये H+ आ गया, तो ये पोलैरिटी को और ज्यादा इंड्यूस कर देगा. तो ये केस क्या बनेगा? CH3 CH CH3 और प्लस चार्ज यहाँ डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है. यस सर. अब देखो जो चीज तुम पूछ रहे थे बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है? Br रेडिकल आ रहा है. Br रेडिकल आ रहा है तो किसी एक तरफ, बच्चों एक चीज मैं शायद किसी एक दूसरे बैच में भी ये बात कह रहा था, एक तुमसे भी बात कहूंगा, चार्ज की बात करो. चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो या डेफिशिएंसी हो, आपके पास चीज बहुत ज्यादा है, चीज बहुत कम है, कोई भी मतलब पैसे बहुत ज्यादा है
स्टेबल हो या अनस्टेबल हो बच्चों? बोझ है सर, स्टेबल। स्टेबल, जो स्टेबल कह रहा है बच्चे, स्टेबल नहीं है, डर के मारे हवा टाइट रहेगी, कोई लूट ना ले, सर बोझ है। बोझ है, बिल्कुल। तो अगर पैसे ज्यादा है तब भी दिक्कत है, पैसे बहुत कम हो तब भी तो दिक्कत है। यस सर। और बच्चों जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उतना ना हो तब भी दिक्कत है। ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए बस। जितना चाहिए उतना होना चाहिए, उससे कम है तब भी दिक्कत है, शॉर्टेज है तब भी दिक्कत है, एक्सेस है तब भी दिक्कत है। मैंने किसी से कर्जा ले रखा है तब भी दिक्कत है, किसी को पैसा कर्जे दे रखा है तब भी दिक्कत है। जिसे जब दे रखा है तो मुझे इस बात का डर है वो पैसा मार ना ले, और अगर मैंने किसी से पैसा ले रखा है तो मुझे इस बात की टेंशन है मुझे उसका पैसा लौटाना है, वो उससे पैसा मांग लेगा। और मेरे पास जितना पैसा होना चाहिए अगर वो नहीं है तब भी मुझे दिक्कत है। तो वैसे ही कार्बन के पास बच्चों, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों तरह से दिक्कत होगी ना। और अगर फ्री रेडिकल है तब भी उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पूरे ऑक्टेट तो नहीं है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या रेडिकल हो, मींस चार्ज या इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए थे उतने तो नहीं है। और चार्ज या डेफिशिएंसी दोनों ही किसी भी सिस्टम में परेशानी है, कष्ट है, दुख है। और कोई भी अपने दुख और कष्टों को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। तो कम कैसे करेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेगा, दूसरे की तरफ शिफ्ट कराएगा, यही तो करेगा। तो जैसी जरूरत होगी, जैसे आसपास में हमारे दोस्त होंगे, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मुझे यहाँ से कहीं दूर 40-50 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं इन 5 लाख रुपए को लेकर अकेले जाऊंगा, लेकिन डर होगा कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले। अगर मेरे पास 5 दोस्त हैं तो मैं 5 दोस्तों को थोड़े थोड़े रुपए देता हूँ कि साथ चल रहे हैं, थोड़े थोड़े तुम अपनी जेब में डाल लो। नुकसान होगा किसी एक से ही तो होगा, सबसे तो नहीं होगा। तो मैंने अपने पैसे क्या कर दिए? डिस्पर्स कर दिए। अगर मेरे पास पैसे की कमी थी तो मैंने दोस्तों से मांग लिया, भाई आज मुझे दे दो, कल मैं लौटा दूंगा, तो मैंने ले लिए। तो दुख और कष्टों को कम करना ही हमारा उद्देश्य है। और ये कार्बन मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का भी यही दुख है कि उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज है तो, फ्री रेडिकल है तब भी वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगा रहेगा। जो ज्यादा सेटिस्फाई होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बच्चों? यस। अब जरा देखो, इसमें डबल बॉन्डेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी हाई दिख रही है। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और पाई बॉन्ड वीक होता है। अब इसके पास Br रेडिकल आया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही थी। किस कार्बन से लेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है? जिससे ज्यादा है। ज्यादा है। नहीं बच्चे, उससे लेगा जिसे देने में नुकसान कम हो रहा है। जिसके पास ज्यादा या कम है उससे मतलब नहीं है, जिसे इलेक्ट्रॉन देने में नुकसान कम हो रहा है वो देगा। अब ये वाला कार्बन अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, 3 नंबर, तो किसे नुकसान ज्यादा होगा, 1 नंबर को देने में या 2 नंबर को देने में? 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर अगर देता तो 1 डिग्री रेडिकल बनता, और अगर 1 नंबर दे रहा है तो 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है। कौन देगा? 1 नंबर वाला। यस सर। बच्चों किसको ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना इसके पास 2 प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पर केवल 1 प्लस आई इफेक्ट है। तो 1 डिग्री रेडिकल लेस स्टेबल है। 1 डिग्री रेडिकल लेस स्टेबल होने की वजह से 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा और बनेगा। और जैसे ही 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल बनेगा हमारा काम पर्पस सॉल्व हो जाएगा। Br रेडिकल का अटैक उस कार्बन पर हो जाएगा जहां पर अब रेडिकल फॉर्मेशन हो चुकी है, वो H रेडिकल। ठीक है? पेरोक्साइड से रेडिकल कैसे बनाया पीछे? क्या बच्चे? जो पेरोक्साइड सर, पेरोक्साइड से आपने रेडिकल कैसे बनाया पीछे? पेरोक्साइड से रेडिकल कैसे बनाया बच्चे? ये देखना, COO
ये बेंजोइल परऑक्साइड है बच्चे, ये परऑक्साइड लिंकेज होगी ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, यस सर। परऑक्सी लिंकेज है। अब परऑक्सी लिंकेज है तो होमोलिटिक फिशन करा देंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, और होमोलिटिक फिशन कराएंगे तब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस वो ऑक्सीजन की तरफ और दूसरा इसकी तरफ चला जाएगा। COO रेडिकल 2 बन गए। यस समझ में आ गया बच्चे कैसे बने रेडिकल? अब Yes, इसमें से एक काम और भी हो जाएगा, और क्या होगा, एक रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर इस बॉन्ड का चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, तो फिनाइल रेडिकल बन जाएगा प्लस CO2 निकल जाएगा। तो फिनाइल रेड एक परऑक्साइड से रेडिकल फॉर्मेशन हो गई। एक बार ये समझाना जो आपने लास्ट स्टेप करा है। अच्छा बच्चे जरा देखना, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चे? 4 अभी 4 बॉन्ड है इसके पास, अभी 4 बॉन्ड है ना इसके पास। यस सर। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, और ये वाला बॉन्ड जो था इसका इलेक्ट्रॉन एक तो इधर आ गया और एक इधर पहुंच गया इसी कार्बन पर, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हो गया। तो इस कार्बन के पास भी एक रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड नहीं बना लेंगे, पाई बॉन्ड नहीं बना लेंगे? यस सर। यस सर। तो यहां से ये टूट जाएगा, फिनाइल रेडिकल मिल जाएगा और साथ में CO2 अलग हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, जो क्लास इफेक्ट है सर सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के लिए है बस ओनली HBr और पेरोक्साइड के लिए ही है, नोट करा है, इसको गांठ मान दो। अगर HCl HI कुछ HF कुछ भी लिखा मिल जाए, ध्यान मत देना, पेरोक्साइड कुछ नहीं कर पाएगा उसका। सर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में दोनों में एक चीज पूछनी थी। हाँ। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जिसमें हाँ। हमारी चाहे तो पेरोक्साइड टूट रही है या फिर जो HCl HBr वगैरह है वो ऐसे ब्रेक हो रहे हैं आयंस में, उस वक्त ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है? बच्चे किसी भी चीज के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ है, अट्रैक्टिंग पावर होती है। एक्चुअली कोई भी रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो देखना रिएक्शन कैसी होगी बच्चों, ऐसे दूसरे तरीके से समझाता हूं जरा। बच्चों एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं उसे तुम्हें थर्मोडायनेमिकली समझाऊंगा। अगर आपको भूख लगी है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया है, कुछ खाना चाहोगे? यस सर। अगर 1000 रुपए दे दिए जाएं, डोमिनोज का पिज्जा या कोई और ऐसी इस तरह की चीज खाना पसंद करोगे? यस सर। वेरी गुड। अब तुम खाना तो पसंद कर रहे हो, लेकिन उसे खाने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, शायद या तो आपका मोबाइल खराब है या नेट नहीं चला, जो भी है। आप घर में बैठे रहोगे या खाने के लिए बाहर जाओगे? बाहर जाएंगे। बाहर जाओगे। सुबह से शाम तक खाया नहीं है, स्ट्रांग हो गए हो या कमजोरी महसूस कर रहे हो? कमजोरी। वेरी गुड, कमजोरी महसूस कर रहे हो, उसके बाद भी आप बाहर जा रहे हो, थकोगे या नहीं? यस। तो ये जो उस दुकान तक जाने वाली कंडीशन है, सिचुएशन है, ये स्टेबलाइजिंग है या डीस्टेबलाइजिंग है? लेकिन फिर भी जा रहे हो ना? सर दो सर, कोई ऑप्शन नहीं है मजबूत, क्योंकि हमें जाकर बच्चे वही रियल चीज में बता रहा हूं तुम्हें, रियल लाइफ से जोड़कर बता रहा हूं। देखना, रिएक्टेंट को कहा गया यार, किसी एक रिएक्टेंट को, पहले इसे साफ करो यार, हो गए।
किसी एक रिएक्टेंट को बच्चों, रिएक्टेंट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं? यस अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे ही तो कन्वर्ट नहीं होगा, उसे एक्टिवेट तो होना पड़ेगा। यस सर। भाई अगर घर से बाहर जाना है तो घर के जो कपड़े हैं वो तो नहीं पहनकर जाओगे, चेंज तो करोगे, एक्टिवेट तो होगे। यस सर। तैयार होने में तुम कुछ एनर्जी लोगे या नहीं? यस सर। यस। तैयार हो गए, तैयार होकर बाहर गए और खाना खाया, मजा आ गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और जो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट थी घर से तैयार होकर निकलने की, उसको हम नाम दे रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बच्चे थ्रेशोल्ड लेवल तक जाना होता है, इसको, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ये कहलाता है बच्चों डेल्टा आर एच, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाला प्रोडक्ट बन रहा है, तो एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। प्रोसेस कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। और अदरवाइज अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती तो एंडोथर्मिक हो जाती। चाहे कोई भी पाथ हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो या एक्सोथर्मिक, दोनों में रिएक्टेंट को कहां जाना पड़ेगा? एक लेवल तक जाना पड़ेगा। इस लेवल को बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। वहां के लिए क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ड्राइविंग फोर्स तो यही है जिसका एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था, जैसे पेरोक्साइड है, हाँ, वो जो ब्रेक हो रहा है, उसको ब्रेक होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी दे कौन रहा है? उसे दे कौन रहा है? हीट, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट कुछ रखा हुआ है। अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, एक चीज मैं तुमसे ही पूछना चाह रहा हूँ। H2O2 आपने 11th क्लास में पढ़ा था? यस सर। H2O2 क्यों, क्या हम ऐसे ही रख सकते हैं स्टोर करके? नहीं, उसको किस में रखते हैं बच्चों? डार्क बॉटल में। डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं? लाइट ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दें, व्हाइट वाली बॉटल में? वो सर ब्रेक हो जाता है, सनलाइट के साथ रिएक्शन सनलाइट से। तो विजिबल लाइट में सफिशिएंट एनर्जी है उस पेरोक्साइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए? यस सर। तो पेरोक्साइड बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसलिए वो आसानी से टूट जाता है। लक्ष्य समझ में आ गई बात? यस सर, ठीक है, समझ। सर एक्चुअली हम रिएक्शन में लाइट लिखते नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूजन रहती है वो। बच्चे कुछ चीजों में लाइट लिखने की जरूरत नहीं होती है। यस सर, ठीक। कुछ चीजों में लाइट लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके सर। तुम घर से निकलो, अगर कहीं गोलगप्पे के ठेले के पास से, टिक्की के ठेले के पास से निकलो, मुंह में पानी आ जाएगा। उसने क्या तुम्हें खिला दिया? पानी आ गया जो? नहीं सर। तो ओके सर, ठीक। हाँ बच्चे, निकिता ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। चलो बच्चों, ये वाली कहानी समझ में आ गई एल्कीन से? यस नोट। बच्चे नोट तो बाद में, ये नोट्स दूंगा मैं तुम्हें, ग्रुप में पहुंच जाएंगे जो भी है। नोट्स तो को नोट बाद में करते ना, साथ के साथ जितना नोट करना है करते रहो, फ्लो चलने दो, फ्लो मत बिगाड़ना। ओके सर। चलो अब मैं कुछ स्लाइड और ऐड कर लूं, वो जरूरत पड़ेगी। अच्छा अब बच्चों, अब एक काम ये भी तो हो सकता है, ये काम ये भी तो हो सकता है, मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यस सर। अब इस पर बच्चों मैं Br2 का एडिशन करा दूं, होगा या नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 CHBr CH2, ये बनेगा। यस सर। अच्छा अब बच्चों, इसकी एक मैकेनिज्म है जो हमें समझनी है।
जरा समझना कैसे मैं कह रहा हूं। मेरे पास सर सॉल्वेंट नहीं लेंगे यहाँ पे? ले लिया बच्चे, ठीक। कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। ये कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है? यस। अच्छा, ये बच्चों एल्कीन कैसी है, सिस और ट्रांस? सिस। सिस। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाई है ना, डबल बॉन्ड है तो। यस सर। अब इसके पास अगर Br बॉन्ड Br आता है तो Br का कौन सा पोल अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ? पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल? पॉजिटिव पोल। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये बच्चों जब भी अटैक होगा तो पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा या इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, या कोई भी अटैक कर सकता है दोनों में से? पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो खाली जगह कैसे अटैक कर सकती है? सर सिर्फ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो अटैक कर सकते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना है। पॉजिटिव चार्ज तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा, और Br का ये बॉन्ड इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। देखो Br यहां पर है, ये Br इससे क्या है ये दोनों से जोड़ रहा है। पॉसिबल है ये? नो सर, नो सर। देखो देखो पॉसिबल है बच्चों, ऐसे डरो मत। देखो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड तो ऐसे ही बन रहा था ना, ठीक। अब मैं इसी पाई बॉन्ड का ओवरलैप दिखाता हूं कैसे करेंगे। पाई बॉन्ड ये मैंने ऐसे दिखाया है, मैं इसको इस तरह से भी तो दिखा सकता हूं। ऐसे ही तो ओवरलैपिंग हो रही होगी, थोड़ा सा ऑर्बिटल इसकी तरफ मुड़ गए होंगे। यस। अच्छा, अब Br रेडिकल इसके पास आ गया बेचारा, हमारा बेचारा जो है Br रेडिकल, Br पॉजिटिव इसके पास आया। Br पॉजिटिव का एक ऑर्बिटल कैसा है? वैलेंस ऑर्बिटल खाली है ना पूरी तरह से, प्लस चार्ज है तब। तो Br का p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया, तो ये भी बॉन्ड बना हुआ है, ये भी बॉन्ड बना हुआ है, ये भी बन गया। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि Br के ऑर्बिटल ने इसके ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर लिया होगा। अरे पार्शियल बॉन्डिंग होगी। हाँ बच्चे, पार्शियल बॉन्डिंग ही होगी। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो था Br पर, जो पॉजिटिव चार्ज था वो केवल Br पर रहा या तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया? जो डेफिशिएंसी थी, अब चूंकि Br ने इनसे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अपनी डेफिशिएंसी कुछ कार्बन को तो दे दी होगी। यस सर। तो इसके बीच में मैंने प्लस चार्ज शो किया। ये क्या कह रहा है? ये प्लस चार्ज इन तीनों एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस आयन को बच्चों हम बोल रहे हैं ब्रोमोनियम आयन। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? ब्रोमोनियम। और इसके साथ साथ एक Br नेगेटिव भी तो अलग हुआ होगा। क्लियर बच्चों? यस सर। सर हमें डॉटेड लाइन से बनानी चाहिए। क्या बच्चे? सर हमें डॉटेड लाइंस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये पाई बॉन्ड आधे बच्चे बनानी चाहिए,
बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। वो पार्शियल बॉन्डिंग है इसलिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेरा कंसर्न वो समझाने का है, मैं डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। ये वाला पार्शियल बॉन्डिंग है, ऑब्वियस है डॉटेड लाइन होगी। अब बच्चों जरा एक चीज बताना, मेरे पास बी आर जोड़ रहा है तो इसके इस क्लिकर के पर बी आर जोड़ूंगा, एक साइड से ये और दूसरे साइड से ऐसे जुड़ेगा, या दोनों तरफ से नीचे से जुड़े, एक तरफ से ही जुड़ेगा, या तो नीचे से या ऊपर से? एक बार नीचे से एक बार। बच्चों बी आर जोड़ा है मैंने, मेरा ये है जो मेरी रिंग है ये बी आर एटम है। अब ये बी आर एटम देखो इससे क्लिकर से जोड़ दिया मैंने, तो एक कार्बन एटम ये हो गया, दूसरा कार्बन एटम ये हो गया, तीसरा बी आर ये हो गया। तो दोनों कार्बन से बी आर जो है सेम साइड से जुड़ा है ना, या अपोजिट साइड से जुड़ गया? अभी सेम साइड से जुड़ा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो ब्रोमोनियम आयन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड से चिपक जाएगा। यस सर। अब इस पूरे सिस्टम में डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो दूसरा बी आर नेगेटिव क्या नीचे से अटैक करेगा या ऊपर से अटैक करेगा? ऊपर। क्यों? नीचे से जाने की उसके पास जगह नहीं है। तो क्या नहीं है? हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसलिए बी आर का अटैक कहां से हो रहा है? बी आर का अटैक आइदर इस कार्बन पर हो सकता है या दूसरे कार्बन पर हो सकता है, यही होगा ना? अच्छा, एक बी आर नीचे से जुड़ रहा है तो दूसरा बी आर ऊपर से जुड़ रहा है। अगर इस कार्बन पर अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? बी आर इधर जुड़ गया और ये बी आर नीचे जुड़ गया, यही मिलेगा ना बच्चों? यस सर। अच्छा, अब बच्चों क्या दोनों बी आर का एडिशन जो हुआ है क्या सेम साइड से हुआ है या अपोजिट साइड से हुआ है? तो अपोजिट साइड वाले एडिशन को बोलते हैं बच्चों एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन हो रहा है बच्चों? ये एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, ठीक है? क्या बच्चे? सर आपने कहा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मतलब अटैक करेंगे। बच्चे एक्चुअली ब्रोमी बी आर रेडिकल में, बी आर एनायन में अटैक कौन कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ही तो अटैक कर रहे होंगे सर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कोई तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि उसे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतने नहीं है। तो सर मतलब पॉजिटिव वाला अटैक नहीं करेगा, मतलब क्यों नहीं करेगा? पॉजिटिव वाला भी जाएगा, पॉजिटिव वाले पर भी अटैक इलेक्ट्रॉन ही करेंगे बच्चे। भाई सर मतलब मूवमेंट देखो H प्लस गया तो H प्लस जाकर चिपका किससे? उसी ऑर्बिटल के साथ तो चिपका जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। तो किसने इलेक्ट्रॉन दिए? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था उसने इलेक्ट्रॉन लिए ही है ना। यस। तो डोनर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्सेस में होंगे वही होगा। तो मतलब मूवमेंट की बात करें। क्या बच्चे? तो मूवमेंट कहां से कहां हुआ ये मतलब बात? मूवमेंट बच्चे हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही शो करेंगे। कैटायन मूव कर सकते हैं लेकिन मूवमेंट जब भी हम मॉलिक्यूल्स के बीच में शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ही शो करेंगे। सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है बच्चे। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों, जब भी हम मूवमेंट शो करेंगे वो हमेशा किसका शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर का या इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का। हम कभी भी पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट शो नहीं करेंगे। पॉजिटिव चार्ज तो अपने आप डेवलप हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। क्लियर है बच्चों? सर एक छोटा सा डाउट। हाँ पूछो बच्चे। सर मतलब अभी आपने पहले जो रिएक्शन लिखा उसका और सेसेटकीन में मतलब क्या हुआ है?
क्या चीज बच्चे, मैं समझा नहीं बात आपकी। सर ऊपर एक रिएक्शन में आपने लिखा है एल्कीन, सिस एल्कीन। हाँ इसमें, और ऊपर वाले में क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? बच्चे मैंने बस ऊपर ये बताया था इस वाली रिएक्शन में कि इसमें ब्रोमीन का एडिशन बताया था, ब्रोमीन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों पर एक एक बीआर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी एल्कीन ऐसी हो जो सिस और ट्रांस हो सकती हो, तो सिस और ट्रांस में कंडीशन चेंज हो जाएंगी, वो समझाना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब सिस और ट्रांस में कंडीशन कैसे चेंज होंगी वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा बच्चों। सर ये विसिनल डाइहाइलाइड है। क्या बच्चे? सर ये विसिनल है ना सर, जो बना है मतलब प्रोडक्ट। हाँ बच्चे विसिनल डाइहाइलाइड है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई ना, एंटी एडिशन। सर इसमें सिन भी बन सकता है? क्या बच्चे? सर इसमें एंटी बना है ना, इसमें सिन भी बन सकता है? नहीं, इसमें सिन के चांसेस है ही नहीं बच्चे, सिन एडिशन के चांसेस नहीं है बच्चे। सर ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया ना, नीचे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब दूसरा बीआर नीचे से कैसे आए? इस ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं, अभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। बच्चे अगर ये बीआर इस साइड से आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। यस सर। इसलिए पॉसिबल नहीं है सिन एडिशन। सर सिन एडिशन होता क्या है? सिन बच्चे एंटी में एक ऊपर से आ रहा है, दूसरा नीचे से आ रहा है। सिन का मतलब है दोनों एक ही साइड से आ रहे हैं। ओके सर। और सर ये जो बीआर के ऊपर डेल प्लस है और फिर डेल माइनस चार्ज है सर, उसमें आपने सर बॉन्ड्स कैसे शिफ्ट की, ये नहीं समझ में आया। बॉन्ड कैसे? सिस एल्कीन में, मतलब सिस एल्कीन में बॉन्ड कैसे शिफ्ट की? बच्चे ये सिस पाई बॉन्ड, अरे यार, पाई बॉन्ड का मतलब है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस सर। अब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल पहुंचा, तो क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करने लगेगा या नहीं? सर काम करेगा। काम करेगा, तो इस बॉन्ड को पोलराइज कर देगा। हाँ सर। एक पर पॉजिटिव डेल्टा, दूसरे पर नेगेटिव डेल्टा डेवलप हो जाएगा। यस सर। अब जब ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो पाई बॉन्ड का तोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? कि एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा बन जाए। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बीआर पॉजिटिव बना वो क्या कर गया? इसके साथ इस तरह से पेयरिंग कर गया, ओवरलैप कर गया। ओके सर। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल पढ़े हैं? नहीं सर। नो सर। कोई बात नहीं बच्चे, पढ़ लेंगे। अभी जितनी चीजें बता रहा हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? यस सर। मतलब सर ये जो प्रोडक्ट बना है वो सर इसी के थ्रू बना है, इलेक्ट्रोफाइल और जो आपने अभी बताया उसके थ्रू। ब्रोमोनियम आयन के थ्रू। हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों जरा समझना, मैं एक कहानी और तुम्हें दिखा रहा हूं। अगर इस मॉलिक्यूल का आईयूपैक नेम क्या होगा बच्चों? ब्यूटेन, ब्यूट 2 अजय बच्चे बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। अमन बच्चों आप में से किसी के ना एंड से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सर अमन मिश्रा के माइक से आता है बार बार। जिससे भी आ रहा है, किसी एक से आ रहा है, मैं किसी एक को वो नहीं कह रहा, जहां से भी आ रहा है प्लीज केयर करो। अब देखो CH3 और CH3 दोनों सेम साइड है डबल बॉन्डेड सिस्टम में। तो सिस 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इन। बच्चों इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी और इसका भी sp2 होगा। यस सर। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? प्लेनर होगा या नहीं?
प्लेनर होगा ना? प्लेनर होगा। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो बच्चों जरा मेरी बात पर ध्यान देना, तो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा। यस। अच्छा, अब ये शीट है, इस पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे की तरफ को होगी ना बच्चों? अगर ये बोर्ड वाले प्लेन में है तो इसका पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहा हुआ वो अबव एंड बिलो द प्लेन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ होगी और बोर्ड से नीचे की तरफ होगी। तो अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक शीट है, शीट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। यस सर। अब बी आर पॉजिटिव या तो ऊपर से जुड़ेगा या नीचे से जुड़ेगा। यस सर। अब मैं किसी एक साइड से जोड़ देता हूं, कहीं से भी, आइदर ऊपर से या नीचे से। बी आर बॉन्ड, बी आर इसके पास आया, देखना सी बॉन्ड, इससे मैंने बी आर नीचे से जोड़ दिया, तो ये एच एच और CH3 ऊपर की तरफ उठ जाएंगे या नहीं बच्चों? जरा समझना, ये वाला केस है, इस पर नीचे से अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ वाले एटम ऊपर की तरफ उठ जाएंगे नहीं? हाँ सर, वो रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह तो ये वाले ये क्या हो जाएंगे? ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। यस सर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं ये कार्बन ब्रोमीन बोर्ड के प्लेन में है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। दोनों हाइड्रोजन या तो पीछे रहेंगे या दोनों मिथाइल पीछे रहेंगे। देखना, एच एच ये हो गया, और CH3 बच्चों ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यस सर। कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आई हो? सर हाइड्रोजन भी वेज पोजीशन पे हो सकता है। हाँ बच्चे, ये हाइड्रोजन आगे हो जाते, मिथाइल पीछे हो जाते। देखना CH3 दोनों सेम साइड है ना? फिर से तो या तो दोनों CH3 आगे रहेंगे या दोनों CH3 पीछे रहेंगे। अब नहीं बच्चे, बिल्कुल बता सकता हूँ। बच्चों 1 सेकंड होल्ड करना, मैं जरा मार्कर लेके आता हूँ। सर मार्कर ले लो क्या? कोई दिख नहीं। हाँ बच्चों देखना, आई थिंक तुम्हें ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। अब ये शीट लाइक थोड़ा कैमरा के पास लिया। हाँ बच्चे बिल्कुल ले आया मैं। बच्चे वो कैमरे के पास लाने भी दिक्कत ही है। यस सर, दिख रहा है। मतलब ये प्लेन शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा।
अब मैं इधर को मार्क कर देता हूं, देखना बच्चों कुछ समझ में आया? दोनों सिस है ना सिस्टम ये? यस सर। तो शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैं बीआर को नीचे से जोड़ूंगा तो ये कुछ इस तरह से ऊपर को उठ जाएगा। यस सर। पहले शीट था, अब मैंने नीचे से बीआर जोड़ा, ये ऊपर को उठ जाएगा ना? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। अब चूंकि ये सिस्टम ऊपर की तरफ उठ गया है, ये वाला सिस्टम मैं कह रहा हूं बीआर नीचे से जुड़ा है, बीआर नीचे से जुड़ा है, दो ऊपर चले गए, दोनों पीछे की साइड को मेरी देखना, आपको कौन से वाले दिख रहे हैं? सर्किल वाले दिख रहे हैं ना? यस सर। सर्किल वाले दोनों एक साथ है ना, एक साइड में ही है। यस सर। और दूसरे वाले दोनों एक साइड हो जाएंगे। यस सर। अब या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं या ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? नो सर। यही काम किया है, नीचे से बीआर जोड़ा है, एच को दोनों को पीछे रिप्रेजेंट कर दिया, CH3 को आगे की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अच्छा। यस सर। अब बीआर नेगेटिव, दूसरा बीआर आएगा, बीआर माइनस, वो या तो इस कार्बन पर अटैक कर देगा या इस कार्बन पर अटैक कर देगा, दोनों में से किसी एक पर ही अटैक करेगा। यस सर। तो इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट पोजीशन, इसको कह रहा हूं सेकंड पोजीशन। अगर फर्स्ट पर अटैक करता है तो क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट पर अटैक करेगा तो ये वाला बीआर तो इधर ही रहेगा भाई। अगर ये फर्स्ट पर अटैक करेगा तो ये वाला बीआर तो इस किसके पास आ जाएगा ना, और फर्स्ट पर बीआर ऊपर चला जाएगा। यस सर। नहीं समझ में आया? इस आगे सर। यस सर। सर दोनों पे अटैक नहीं कार्बन कर पर सकते? बीआर अगर यहां से अटैक करता है तो इधर को तो ऊपर जुड़ा होगा, अगर यहां से ऊपर जुड़ गया तो दूसरे वाले पर नीचे जुड़ेगा नहीं। यस सर। क्लियर बच्चों? यस। अच्छा, अब ये वाली कहानी तो यहां तक हो गई। अब इस वाले कार्बन पर जिस पर बीआर नीचे जुड़ा था, उस पर पीछे की तरफ H है और आगे की तरफ CH3 है, ऊपर को है या नहीं? यस सर। अब जब ये बीआर ऊपर से जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगे। यस सर। भाई बीआर ऊपर से आएगा तो इनको H को और CH3 को रिपेल करेगा, वो नीचे को धक्का देगा ना। यस सर। तो नीचे की तरफ को क्या आ गया? H, पीछे को, और आगे को कौन आ गया? CH3। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। सर दोनों पे अटैक नहीं कर सकता क्या बच्चे? सर दोनों पे अटैक कर दे। बच्चे दोनों पे कैसे अटैक करेगा? सर जैसे नीचे से हो गया सर, ऐसे ऊपर से हो जाएगा। बच्चे एक बार में एक ब्रोमीन है, अटैक कितने पर करेगा? सर एक ही पर करेगा। एक ही पर करेगा ना। क्या ये पॉसिबल है कि मेरे हाथ में गुलाब जामुन और गोलगप्पा है, दोनों में एक साथ खा लूं? हो सकता है, कुछ लोग ऐसे कलाकार भी होंगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है ना, रेयरेस्ट कंडीशंस में आएगा। तो एक बार में कोई एक ही चीज तो मुंह में जाएगी, दूसरी उसके बाद ही जाएगी। यस सर। तो एक पर ही अटैक होगा। दूसरे पर अटैक होता तब क्या कंडीशन बनती? C बॉन्ड C। दूसरे पर अटैक होता तो बीआर यहां ऊपर चला जाता और ये वाला बीआर नीचे आ जाता, ये वाली कंडीशन बनती। तो क्या बच्चे? सर राइट वाला C3 है सर वो। बच्चों अगर मैं दूसरे वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस वाली, तो ये वाला कंडीशन दूसरे पाथ से जाएगा, तो बीआर अगर इस पर अटैक कर रहा है तो बीआर यहां पर ऊपर से जुड़ेगा और ये वाला बीआर इधर नीचे चला जाएगा। ठीक सर जो आपने बनाई उसमें मैं अमन बच्चे आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, समझ में नहीं आती बात।
कोई नहीं बच्चे, सॉरी की जरूरत नहीं है, बात समझ में नहीं आती तो सारा पर्पस खराब हो जाता है, इससे अच्छा है टाइप कर दिया करो। बच्चे डिफरेंस इन देयर स्टेबिलिटी, डिफरेंस की भी बात करेंगे, अभी क्या आएगा देखना, ये वाला होगा। अब इस पर बी आर ऊपर से आया है तो ये दोनों एच और CH3 नीचे चले जाएंगे, एच पीछे CH3 आगे, इस पर एच ऊपर था वो वहीं रहेगा और CH3 आगे की तरफ था ऊपर, वो ऊपर रहेगा। सर राइट वाला CH3 टिल्ट होगा। हाँ बच्चे टिल्ट ऑब्वियसली यार, ये मॉलिक्यूल ना 3D है, 3 डायमेंशनल इमेज है, मैं इनको 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर से। ये वाली कहानी दोनों सेम है, बस इसमें इस पहले कार्बन पर अटैक हो रहा है, उसमें दूसरे कार्बन पर अटैक हो रहा है। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा अब क्या होगा, Br Br H CH3 H CH3। अब बच्चों मैंने इस वाले कार्बन को, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो घूम सकता है ना, तो बच्चों तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ऐसे समझो बच्चों, ये वाले मेरे हैंड है, ये घूम रहा है तो पेन के थ्रू घूम रहे हैं, पेन घूमता हो तो नहीं पता चल रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको रोटेट करा 180 डिग्री करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा Br, ये H ऊपर जाएगा लेकिन आगे की तरफ को आ जाएगा, नीचे पीछे था तो ऊपर आगे हो जाएगा, यस सर। ये CH3 नीचे आ गया तो ऊपर पीछे हो जाएगा, यस सर। तो इसी को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, C इधर Br नीचे, इधर भी Br नीचे, इसे थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो बच्चों। तिरछा लिख दिया Br और Pr, इस वाले पर CH3 आगे था, H पीछे था। अब इससे नीचे लेकर जाऊंगा तो H पीछे है तो H आगे की तरफ आ जाएगा, CH3 पीछे की तरफ चला जाएगा, अब समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अब इसे मैं खींचकर सीधा लिख देता हूं फिशर प्रोजेक्शन में, Br ऊपर Br नीचे, इसमें H राइट हैंड साइड में, CH3 इधर। बच्चों इसे मैं 1 और इसे 2 कह रहा हूं, देखना इसे 1 इसे 2 कह रहा हूं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल जो 2D स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, ठीक है? अब बच्चों क्या इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है मिरर से? नो सर। नो सर। H के नीचे CH3, CH3 के नीचे H, ये तो नहीं कट सकता ना, ये नहीं काटा जा सकता। अगर मॉलिक्यूल काटा जा सकता तो उसको हम बोलते हैं मीजोफॉर्म। अगर 2 इक्वल हाफ में काटा जा सकता है तब क्या बोलेंगे? मीजोफॉर्म। इसमें 2 इक्वल हाफ में काटा नहीं जा रहा है तो ये कोई एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। बच्चों अभी बस इतना याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने जिसने भी नहीं पढ़ी है परेशान मत होना, मैं पढ़ाऊंगा जहां जरूरत आएगी, ठीक है? परेशान मत होना, बस अभी के लिए इतना समझ लो, यहां पर एक ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर।
अब बच्चों इसका अगर अब उल्टा केस हो गया होता, उल्टा केस कौन सा, ये Br ऊपर से जुड़ा होता और नीचे से अटैक हो रहा होता, तो कहानी कुछ और हो जाती। तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा Br CH3H HCH3, ये भी तो ऐसा ही है, लेकिन अंतर क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? फर्स्ट A और B क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? यस सर। एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, मतलब मैं अपने हाथों की बात करूं तो क्या मेरे दोनों हैंड, मेरे हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं? यस क्या एक दूसरे के ऊपर रख सुपर इम्पोज किए जा सकते हैं? नो सर। अगर मैं ये वाला थंब रख रहा हूं, थंब के नीचे मिडिल फिंगर आ रही है, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल तो नहीं है? तो क्या मैं A को उठाकर B के ऊपर सुपर इम्पोज करा सकता हूं या नहीं? नो सर। नहीं। तो ये मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो मैं इसको बोल रहा हूं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या बन रहा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रहे हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को बच्चों हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोल रहे हैं बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। अब हाँ सर ये जो आपने A बनाया, हाँ सर, और वो जो दूसरा डायग्राम बनाया था सर, सर नहीं ऊपर वाला दूसरे फॉर्म, सर इसमें बस CH3H को इंटरचेंज कर देना। CH3 और H की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा ना बच्चे, दोनों को ही। हाँ सर ठीक। बच्चे इस CH3 को इधर रखेंगे, H को इधर रखेंगे, इधर H रखेंगे, इधर CH3 रखेंगे। बच्चे ये सारी कहानी बस मैंने तो समझाने के लिए बताई है, इसका तो एक शॉर्टकट मेरे पास है, लेकिन शॉर्टकट रटाना नहीं है, समझाना था। अब मैं आपको कह रहा हूं कार चलाओ। क्या लिखा है बच्चों मैंने बड़ा बड़ा? कार। कार का मतलब है अगर हमारे पास सिस एल्कीन हो, C फॉर सिस एल्कीन, और उस पर A फॉर एंटी एडिशन हो, तो कौन क्या मिल रहा है बच्चों? R फॉर रेसिमिक मिक्सचर। तो C फॉर सिस, A फॉर एंटी, R फॉर रेसिमिक मिक्सचर। सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन से क्या मिलता है बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। और कार नहीं मिलता, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। सर अगर ट्रांस होता तो क्या? अभी अभी उस पर भी आएंगे बच्चे, उस पर भी आएंगे, चिंता मत कर। तो एक बार मेसोमर वाला पार्ट रिपीट कर दो जो आपने कहा था। क्या बच्चे? आपने एक बार आपने भी कहा था ना मेसोमर बनेगी, जैसे तो आपने कहा था कि मीजो आइसोमर नहीं, मीजो आइसोमर नहीं बनेगा, ये बताया था ना। हाँ सर, एक बार वो वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दो। बच्चे अभी 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 ये वीडियो मिल जाएगा, वो बाद में देख लेना। मैं मुझे कुछ और भी बतानी है, नहीं तो आज क्लास ओवर हो जाएगी, वो मेरा पार्ट काम का रह जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा, एक बार वीडियो देख लेना बस। तो ठीक है सर। ठीक है। तो सिस एल्कीन एंटी एडिशन से क्या दे रहा है बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। तो मैं इसे कार को क्या लिख रहा हूं? सिस एल्कीन एंटी एडिशन gives रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? यस। अब बच्चों इसका उल्टा कर दूं मैं। अब उल्टा कैसे करूंगा? देखना, सिस की जगह एल्कीन ट्रांस भी तो हो सकती थी। यस सर। तो अगर ट्रांस एल्कीन होती तो एडिशन तो एंटी ही रहता। यस सर। तो सिस एल्कीन में एंटी एडिशन से क्या मिल रहा है? रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अगर एंटी एल्कीन होती, वो ट्रांस एल्कीन होती और एंटी एडिशन होता, तब वहां पर मीजो प्रोडक्ट मिलता। तो सिस के अलावा दूसरा क्या कहूंगा? टेम। टेम क्या है? ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, क्या मिलेगा? मीजो प्रोडक्ट। मीजो प्रोडक्ट।
तो कार और टेम समझ में आ गया? यस सर। बस बच्चों बहुत काम की चीज समझ में आ गई हो, अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया है तो। सर इसमें सिन एडिशन के भी केसेस होते हैं? नहीं बच्चे, सिन एडिशन के केस हो ही नहीं सकते ना। एक चीज सोचो, अगर कोई खतरनाक जानवर है, खतरनाक जानवर, मैं कुत्ते को भी खतरनाक मान लेता हूं, अगर वो काट ले तो बहुत परेशानी होगी, तो क्या आप टेम का एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ बच्चे बिल्कुल दूंगा, आप नहीं अभी देता हूँ। बच्चे अगर कुत्ता आपके सामने भौंक रहा है, बार्क कर रहा है, हो सकता है आपको काट भी ले, तो आप उसके सामने से निकलना चाहोगे या पीछे से? सामने से। मैं तो पीछे से निकलूंगा। हाँ बच्चे, मैं भी पीछे से ही निकलूंगा, मुझे सामने जाना ही नहीं है उसके। उसकी आंखों में आंखें डाल के। अच्छा, बहुत अच्छा, आंखों में आंखें डाल के। रजनीकांत तुम ही बन गए हो। जाऊंगा ही नहीं। हाँ बच्चे, अच्छा तो यही है, लेकिन अगर मुझे अटैक करना पड़े तो मैं सामने से अटैक करूंगा या पीछे से अटैक करूंगा उसके? पीछे से। पीछे से। तो एंटी एडिशन और एंटी अटैक हो रहा है, तो क्या सिन अटैक भी पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें उसके अटैक करने के चांसेस तो ज्यादा होंगे ना। क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं एंटी अटैक कर रहा हूं तो उसी समय सिन अटैक भी कर दूं? नो सर। नो सर। एक बार में एक ही तो होगा, आइदर एंटी या सिन। तो हर एक की एक आदत होगी, वो सिन अटैक करेगा या एंटी अटैक करेगा? तो इस यहाँ पर आदत कौन सी है? एंटी। एंटी की। ठीक है, अगर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता तब वहां पर सिन एडिशन होता। बच्चों जहां पर आएगा मैं बताऊंगा, वो 11th का पार्ट था, आप लोगों ने 11th में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, वो थोड़ा सा मुझे भी परेशान करेंगे और तुम्हें भी परेशान करेंगे। सब जो भी हमने पढ़े से सवाल किस टाइप के हैं? बच्चों थोड़ा सा कवर कर लो, फिर मैं आपको क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, इसके क्वेश्चन भी लेकर आया करूंगा। ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। बच्चों क्वेश्चन मुझे जरूरी, एक्चुअली जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा क्वेश्चन जरूरी है, तो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। वो क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, मतलब प्रिपरेशन पार्ट हो जाए, तब मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने में मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं ऑर्गेनिक थोड़ी सी बेकार सी है, मतलब उसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ती हैं। हाँ अवनी बच्चे, आपने एक टेम का एग्जाम्पल पूछा था, वो मैं आपको समझा दूं, लास्ट पार्ट है, ये हम बाद में देखेंगे, ये वाला पार्ट कल देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, CH3 H CH3, ये है ना ट्रांस एल्कीन। यस सर। अब इस पर अगर मैं Br2 का एडिशन कराऊंगा तो Br2 का एडिशन तो एंटी ही रहेगा, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? Br CH3H CH3H। molecule can be divided into 2 equal halves। ठीक है बच्चे, कौन सा कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है आरिफ, कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। आप ये भूल जाओ आपने 11th में क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। जो भी कंसेप्ट ऐसे आ रहे हैं जहां पर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, 11th से रिलेटेड हो, 12th से रिलेटेड हो, मैं सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। थोड़ा पेस स्लो हो जाएगा, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों, परेशान। अगर अभी 11th की थोड़ी प्रैक्टिस करें किसी चैप्टर की, तो केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और जीओसी की प्रैक्टिस करो बस। हाइड्रोकार्बन नहीं कर पाओगे सर वो हाइड्रोकार्बन इसमें यूज नहीं होगा अभी। बच्चे हाइड्रोकार्बन के से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो तो मैं समझा ही रहा हूँ तुम्हें, तो वो कंसेप्ट में समझा रहा हूँ। बच्चे हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा है, मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, और डिटेल में जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा। मैं ऐसा कोई सजेशन आपको नहीं दूंगा।
इस चैप्टर में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी सर। क्या दिक्कत हो रही है बच्चे? सर कहीं कहीं पर कुछ समझ ही में नहीं आ रही है। जैसे कहाँ पर समझ में नहीं आ रही है बच्चे? सर अभी तो समझ में आ रही थी, उससे पहले 2 क्लास सर रिकॉर्डेड किए तो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही थी। बच्चे उसका एक सॉल्यूशन है, आप क्लास जब शुरू होती है तब आप जब तक जैसे बच्चे 5-7 मिनट तक लेट तक एंट्री करते हैं, आप जल्दी एंट्री करो, जो भी डाउट हो क्लास में पूछ लो। यस सर। ठीक है, 5-7 मिनट क्लास में मैनेज करना बहुत आसान है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, जो डाउट आपके बहुत सारे नहीं होते, मार्क कर लो, और जो डाउट है वो साथ के साथ पूछते रहो। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बच्चे अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे क्वेश्चन। अभी आपकी भी दूसरी क्लास है, मैं भी बिजी हूँ। चलो खुश रहो, मस्त रहो बच्चों। वेलकम बच्चों, वेलकम।